द्वितीय विश्व युद्ध पहला संपूर्ण युद्ध था जिसने लड़ाकों और नागरिकों के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया। यह पश्चिम के नैतिक पतन का प्रतिनिधित्व करता है जो अभूतपूर्व पैमाने पर बर्बरता का औद्योगिकरण कर रहा है। इसका प्रभाव ड्रेसडेन जैसे शहरों की राख में प्रतिध्वनित होता है। आपके विचार से मानवता को इस संघर्ष से अभी क्या सबक सीखना बाकी है? इस पोस्ट को लाइक करें और हमें अपने विचार टिप्पणियों में बताएं। इस संघर्ष को समझने के लिए राष्ट्रों की आंतरिक राजनीति, उनकी कट्टरपंथी विचारधाराओं, नाजीवाद, फांसीवाद और जापानी सैन्यवाद, तकनीकी प्रगति जिसने इसे इतना घातक बना दिया तथा संपूर्ण आबादी के खिलाफ व्यवस्थित और योजनाबद्ध क्रूरता के बीच जटिल अंतःक्रियाओं की खोज करना आवश्यक है। युद्ध केवल युद्ध क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं था। इसमें पीछे की ओर के रक्षक कारखाने, जहां हथियारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन महत्वपूर्ण था, जो मित्र राष्ट्रों की औद्योगिक सर्वोच्चता को दर्शाता था, जासूसी और सूचना युद्ध की जटिलताएं, शत्रु को अमानवीय बनाने वाला सर्वव्यापी प्रचार और दुखद रूप से संहार शिविर, औद्योगिक दक्षता के साथ बनाए गए वास्तविक मृत्यु कारखाने शामिल थे। यह पहचानना आवश्यक है कि यह संघर्ष उदार विश्व व्यवस्था को नष्ट करने तथा उसे नस्लीय सिद्धांतों, साम्राज्यवादी प्रभुत्व और बुनियादी मानवाधिकारों के पूर्ण हनन के आधार पर पुनर्गठित करने की धुरी राष्ट्रों की जानबूझकर और स्पष्ट इच्छा से प्रेरित था, न कि केवल एक क्षेत्रीय विवाद से। वर्साय की संधि 1919 उनका उच्चारण। विडंबना यह है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थायी शांति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसने अनजाने में भविष्य के संघर्ष के बीज बो दिए। यह शांति समझौता परक नहीं बल्कि दंडात्मक थी। जर्मनी पर लगाया गया कठोर हर्जाना, जिसकी गणना अरबों सोने के निशानों का ह्रास, महत्वपूर्ण क्षेत्रों का नुकसान जैसे कोयला समृद्ध सार क्षेत्र, राइनलैंड और पूर्वी क्षेत्रों का विसैन्यीकरण, जिसमें पोलिश कॉरिडोर भी शामिल है जो पूर्वी प्रशिया को शेष यूरोप से विभाजित करता था, राइख और अपमानजनक युद्ध अपराध खंड अनुच्छेद 231 ने जर्मन आबादी के बड़े हिस्से में गहरी राष्ट्रवादी नाराजगी और अन्याय और विश्वासघात की भावना पैदा की। एक ऐसी भावना जिसे दूर दराज की ताकतों ने कुशलतापूर्वक और निंदनीय तरीके से इस्तेमाल किया। आर्थिक और राजनीतिक अपमान का यह प्रजनन स्थल 1920 के दशक के आरंभ में वाइमर गणराज्य की भयावह अतिमुद्रास्फीति और उसके बाद की महामंदी के कारण और भी अधिक बढ़ गया। 1929 एडोल्फ हिटलर और उसकी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाजी पार्टी के उदय ने इसका कुशलतापूर्वक दोहन किया। हिटलर एक करिश्माई जनोद्घोषक और आधुनिक प्रचार के अग्रणी स्वामी जोसेफ गोएबल्स जैसे प्रमुख व्यक्तियों के साथ ने न केवल जर्मन महानता को बहाल करने और वर्साय की जंजीरों को तोड़ने का वादा किया, बल्कि सभी जर्मन भाषी लोगों को एक शक्तिशाली राष्ट्र में एकजुट करने का भी वादा किया। राइख का 1000 वर्षों से नस्लीय शुद्धता के मिथकों का सहारा लिया जा रहा है। उनकी विचारधारा मीन काम्फ, मेरा संघर्ष, उग्र यहूदी विरोध, उग्र साम्यवाद विरोध और असीमित सैन्य विस्तारवाद का एक विषैला मिश्रण था। हिटलर के लिए युद्ध न केवल अपरिहार्य था, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक शुद्धिकरण भी था। लेबेंसराम या रहने की जगह पूर्वी यूरोप में, जिसका तात्पर्य स्लाव आबादी, पोलिश, रूसी, यूक्रेनी के पूर्ण अधीनता, जबरन स्थानांतरण और अंततः विनाश या दास्ता से था, जिन्हें वह नस्लीय रूप से निम्न मानते थे। शुभमांश जर्मन पुनः शस्त्रीकरण, जो प्रायः गुप्त रूप से तथा वर्साय के प्रत्यक्ष उल्लंघन में किया जाता था, जैसे कि अनिवार्य सैन्य सेवा की पुनः शुरुआत, संघर्ष की ओर पहला ठोस कदम था। इसके साथ ही इटली में बेनिटो मुसोलिनी ने दुनिया का पहला फांसीवादी राज्य स्थापित किया था। 1922 की उपाधि के साथ अपनी शक्ति को मजबूत करना, ड्यूस। इतालवी फांसीवाद ने रोमन साम्राज्य के प्रति उदासीन एक आक्रामक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। नेता के इर्द गिर्द व्यक्तित्व का एक निर्विवाद पंथ और भूमध्य सागर और अफ्रीका में एक अथक साम्राज्यवादी विस्तार भूमध्य सागर को एक में बदलने की कोशिश कर रहा था। मारे नोस्ट्रम, हमारा सागर, इथियोपिया, एबिसीनिया,
पराक्रमण 1935 अप्रभावी राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन तथा उस अभियान में रासायनिक हथियारों, मस्टर्ड गैस का दस्तावेजी प्रयोग, फांसीवादी आक्रमण के लिए क्रूर पूर्वाभ्यास के रूप में कार्य किया तथा विश्व के सामने लोकतांत्रिक शक्तियों की नैतिक और परिचालनात्मक कमजोरी को उजागर किया, जिन्होंने निर्णायक कार्रवाई करने से इनकार कर दिया तथा केवल प्रतीकात्मक प्रतिबंध लगाए। रोम बर्लिन अक्ष औपचारिक रूप से 1936 इससे साम्राज्यवादी आकांक्षाओं वाली इन दो संशोधनवादी शक्तियों के बीच गठबंधन मजबूत हुआ, जिसमें जापान ने एंटी कॉमिंटन संधि, अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद के खिलाफ में शामिल होकर त्रिपक्षीय संधि की नींव रखी। 1940 प्रशांत क्षेत्र में जापान एक अतिराष्ट्रवादी सैन्य गुट के बढ़ते नियंत्रण के अधीन था और राज्य शिंटोवाद से अत्यधिक प्रभावित था, जिसने नागरिक शक्ति और यहां तक कि सम्राट को भी हाशिए पर धकेल दिया था। हालांकि वह राज्य का दैवीय व्यक्ति बना रहा, उसने भी उग्र विस्तारवाद को अपनाया। यह विस्तारवाद अपने बढ़ते औद्योगिक आधार के लिए प्राकृतिक संसाधनों, तेल, रबर, खनिज, लोहा की महत्वपूर्ण आवश्यकता और अपनी नस्लीय श्रेष्ठता और साम्राज्यवादी नियति में गहराई से निहित विश्वास से प्रेरित था। हक्को इचियो 8 दुनिया के कोने कोने को एक ही छत के नीचे देखना। मंचूरिया पर आक्रमण 1931 मंचुकों के कठपुतली राज्य की स्थापना और चीन के खिलाफ बड़े पैमाने पर युद्ध की शुरुआत 1937 द्वितीय चीन जापान युद्ध के नाम से प्रसिद्ध। इस युद्ध ने टोक्यो की बृहत्तर पूर्वी एशियाई सह समृद्धि क्षेत्र बनाने की महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित किया। चीन में इंपीरियल जापानी सेना द्वारा किए गए युद्ध अपराधों को उजागर करना महत्वपूर्ण है, जैसे कि नृशंस नानजिंग नरसंहार, जिसमें हजारों नागरिकों की मौत हुई, और भयावह यूनिट द्वारा जैविक युद्ध का उपयोग 731। उन्होंने प्रशांत क्षेत्र में संपूर्ण युद्ध की विशेषता वाली व्यवस्थित क्रूरता और अमानवीयता का अनुमान लगाया था। पश्चिमी लोकतंत्रों, मुख्य रूप से ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका, हालांकि पर्ल हार्बर तक संयुक्त राज्य अमेरिका काफी हद तक अलगाववादी बना रहा, कि प्रारंभिक प्रतिक्रिया यह थी कि तुष्टीकरण, प्रथम विश्व युद्ध के विनाशकारी आघात, भारी नुकसान की जागरूकता तथा आर्थिक संसाधनों के समाप्त हो जाने के कारण, महामंदी के कारण इसके नेता एक और सैन्य टकराव के बारे में सोचने के प्रति अनिच्छुक हो गए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन के नेतृत्व में यह रणनीति इस घातक गलत धारणा पर आधारित थी कि हिटलर की मांगें सीमित थीं और उनमें से कुछ को संतुष्ट करने से, मुख्य रूप से वर्साय की अनुचित संधि में संशोधन से, स्थायी शांति सुनिश्चित हो जाएगी। यह नीति यद्यपि संदर्भ को देखते हुए समझ में आती है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर यह एक नैतिक और रणनीतिक गलत आकलन था, जिसने तानाशाह को और अधिक प्रोत्साहित करने का काम किया। यह तुष्टीकरण अपने चरमोत्कर्ष और सबसे कुख्यात बिंदु पर पहुंच गया 1938 का म्यूनिक सम्मेलन। वहां ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने चेकोस्लोवाकिया के सुडेटनलैंड क्षेत्र को अपने में मिलाने की हिटलर की मांग को स्वीकार कर लिया, जो रक्षात्मक किलेबंदी और औद्योगिक संसाधनों से समृद्ध एक रणनीतिक क्षेत्र था, जो जर्मन आत्मनिर्णय के तर्क पर आधारित था। मध्य यूरोप में एकमात्र कार्यशील लोकतंत्र चेकोस्लोवाकिया को अपने विभाजन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया, जो ब्लैकमेल के सामने एक सहयोगी राष्ट्र के परित्याग का प्रतीक था। चैम्बरलेन यह घोषणा करते हुए लंदन लौटे कि उन्होंने हमारे समय के लिए शांति सुनिश्चित कर ली है, एक ऐसा दावा जिसे इतिहास 1 वर्ष से भी कम समय में गलत साबित कर देगा। हिटलर को डरने की बजाय पश्चिमी कमजोरी से और अधिक साहस मिला। मार्च में 1929 उन्होंने अपने वादे तोड़ दिए और चेकोस्लोवाकिया, बोहेमिया और मोराविया के शेष भाग पर कब्जा कर लिया, एक संरक्षित राज्य की स्थापना की और यह स्पष्ट कर दिया कि उनका लक्ष्य जर्मनों के लिए आत्मनिर्णय नहीं था, बल्कि पूर्ण विजय और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रति अवमानना थी। यह विश्वासघात का स्पष्ट कृत्य था, जिसने अंततः ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को हिटलर के युद्धप्रिय और असीमित इरादों के बारे में आश्वस्त किया और उन्हें पोलैंड की स्वतंत्रता की गारंटी देने के लिए प्रेरित किया। युद्ध की ओर अंतिम कदम उठाया गया। मोलोटोव-रिबेंट्रॉप संधि अगस्त में 1929 जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में नाजी जर्मनी और सोवियत संघ के बीच एक आश्चर्यजनक अनाक्रमण संधि। वैचारिक रूप से विरोध, फांसीवाद बनाम साम्यवाद, व्यावहारिक सुविधा और रणनीतिक गणना प्रबल हुई।
इस समझौते में पोलैंड और पूर्वी यूरोप, बाल्टिक राज्यों सहित के अन्य प्रभाव क्षेत्रों को विभाजित करने के लिए एक विनाशकारी गुप्त प्रोटोकॉल शामिल था, जिसने हिटलर को 2 मोर्चों पर युद्ध के तत्काल खतरे से मुक्त कर दिया और उसे अपनी आक्रमण योजना के लिए हरी झंडी दे दी। स्टालिन के लिए इसका अर्थ था लाल सेना में बड़े पैमाने पर सफाई के बाद पुनः शस्त्रीकरण के लिए बहुमूल्य समय प्राप्त करना तथा सबसे महत्वपूर्ण प्रथम विश्व युद्ध में खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करना। युद्ध शुरू हुआ 4:45 सुबह में 1 सितंबर 1929 पोलैंड पर जर्मन आक्रमण के साथ नए और विनाशकारी सिद्धांत के माध्यम से किया गया ब्लिट्जक्रीग या ब्लिट्जक्रेग। यह रणनीति प्रथम विश्व युद्ध के स्थिर खाई युद्ध के विपरीत थी, जिसमें टैंक डिवीजनों की गति को शामिल किया गया था। पेंजर, मोटर चालित पैदल सेना और निकट हवाई सहायता स्टुका प्रमुख बिंदुओं पर दुश्मन की सुरक्षा और आसपास की स्थिर ताकतों को तेजी से तोड़ते हुए। कुछ दिनों बाद ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड को दी गई अपनी गारंटी का सम्मान करते हुए जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। हालांकि पोलैंड को प्रभावी सहायता दुर्लभ थी और देश शीघ्र ही पराजित हो गया तथा जर्मनी और सोवियत संघ के बीच विभाजित हो गया, जिसने पूर्व से आक्रमण किया। 17 सितंबर में मोलोटोव रिबेनट्रॉप संधि के गुप्त प्रावधानों को पूरा किया गया। पोलैंड के पतन के बाद 8 महीनों को जोकर युद्ध के रूप में जाना जाता है। फोनी युद्ध या सिट्जक्रीग पश्चिमी मोर्चे पर फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेनाएं विशाल लेकिन स्थिर मैजिनॉट रेखा के पीछे प्रतीक्षा कर रही थीं, जबकि हिटलर अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा था। यह शांति अप्रैल में अचानक समाप्त हो गई। 1940 जब जर्मनी ने स्वीडिश लौह अयस्क जर्मन युद्ध मशीन के लिए महत्वपूर्ण आपूर्ति को सुरक्षित करने और अटलांटिक में युद्ध के लिए महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डे स्थापित करने के लिए डेनमार्क और नॉर्वे पर आक्रमण किया। निर्णायक झटका मई में आया। 1940 फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड पर आक्रमण के साथ एक साहसिक और अभूतपूर्व कदम के तहत पेंजर, गुडेरियन और रोमेल जैसे जनरलों के नेतृत्व में जर्मनों ने भारी सुरक्षा वाली मैजिनॉट रेखा को पार कर लिया और आर्डेनस की कथित अभेद्य जंगली पहाड़ियों के माध्यम से हमला कर दिया। यह फ्रांसीसी उच्च कमान के लिए अप्रत्याशित कदम था, जो अभी भी खाई युद्ध के संदर्भ में सोच रहा था। मित्र देशों की सेनाएं शीघ्र ही पीछे छूट गईं और ब्रिटिश अभियान बल ने स्वयं को डंकर्क में समुद्र में फंसा हुआ पाया। ऑपरेशन डायनामो के परिणाम स्वरूप 338,000 ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिकों को सैन्य और नागरिक जहाजों के एक अस्थायी बेड़े द्वारा मार गिराया गया, जो ब्रिटिश इच्छा शक्ति की विजय थी, लेकिन उन्होंने अपने सभी भारी उपकरण पीछे छोड़ दिए। फ्रांस पर गिर गया 22 जून 1940 अपमानित और एक जर्मन कब्जे वाले क्षेत्र और विची फ्रांस के सहयोगी कठपुतली राज्य में विभाजित। इस आपदा ने ग्रेट ब्रिटेन को विंस्टन चर्चिल के नए नेतृत्व में अकेला छोड़ दिया। एक ऐसे व्यक्ति जिनकी अदम्य वाक्पटुता और दृढ़ इच्छा शक्ति लोकतांत्रिक प्रतिरोध का सर्वोच्च प्रतीक बन गई। ब्रिटेन की लड़ाई मुख्यतः 1940 की गर्मियों और शरद ऋतु के दौरान हवा में लड़ी गई थी। यह नाजी जर्मनी की पहली बड़ी रणनीतिक हार थी और नाजी जर्मनी के लिए पहला झटका था ब्लिट्जक्रीग। लुफ्टवाफे उन्होंने हवाई श्रेष्ठता हासिल करने के लिए रॉयल एयर फोर्स को नष्ट करने का प्रयास किया, जो कि ऑपरेशन सी लायन ग्रेट ब्रिटेन पर जलथल आक्रमण के लिए एक आवश्यक शर्त थी। हालांकि इसे दृढ़ ब्रिटिश रक्षा द्वारा खदेड़ दिया गया, जिसमें रडार नेटवर्क चेनहोम की सहायता मिली, जिसने महत्वपूर्ण प्रारंभिक चेतावनी प्रदान की, और कुशल लड़ाकू विमानों स्पिटफायर और तूफान ब्लिट्ज लंदन, कोवेंट्री और लिवरपूल जैसे शहरों पर लगातार बमबारी, जो नागरिकों का मनोबल तोड़ने के लिए किया गया एक रणनीतिक आतंकवादी कृत्य था, के बावजूद हिटलर को आक्रमण को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था, जिसने पश्चिमी यूरोप में मित्र राष्ट्रों के पतन को रोका और ब्रिटेन की उम्मीदों को जीवित रखा। इसके साथ ही यह संघर्ष भूमध्य सागर और उत्तरी अफ्रीका तक फैल गया। मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली ने ग्रीस और मिस्र पर आक्रमण करने का असफल प्रयास किया, जिससे उसकी सेनाओं की अंतर्निहित कमजोरी और सैन्य तैयारी की कमी का पता चला, जिसके कारण हिटलर को अपने संघर्षरत सहयोगी को बचाने के लिए बहुमूल्य संसाधनों को दूसरी ओर लगाना पड़ा। शिपमेंट अफ्रीका कॉर्प्स फील्ड मार्शल एरविन रोमेल, डेजर्ट फॉक्स के नेतृत्व में
रेगिस्तानी अभियान को युद्धाभ्यास, रसद और क्षय के युद्ध में बदल दिया गया। हालांकि इन अभियानों के साथ साथ अप्रैल में यूगोस्लाविया और ग्रीस पर आक्रमण करने की आवश्यकता भी थी। 1941 इटली ऑपरेशन मैरिटा को समर्थन देने और फ्लैंक को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण बलों को मोड़ दिया और महत्वपूर्ण रूप से देरी की सप्ताहों हिटलर की मुख्य और महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा सोवियत संघ पर आक्रमण। वह 22 जून 1941 जर्मनी ने शुरू किया। ऑपरेशन बारबारोसा सोवियत संघ पर बड़े पैमाने पर आक्रमण, मोलोटोव रिबेंट्रॉप संधि को तोड़ना और पूरे युद्ध का सबसे बड़ा, सबसे क्रूर और सबसे खूनी मोर्चा खोलना, जहां 80 जर्मन जमीनी लड़ाई का प्रतिशत और हताहतों की संख्या का बहुमत। उद्देश्य न केवल सैन्य था बल्कि वैचारिक और नरसंहारक भी था। बोल्शेविक साम्यवाद का पूर्ण विनाश, यहूदी लोगों का सफाया और लेबेंसराम स्लाव आबादी की कीमत पर जर्मन उपनिवेशीकरण के लिए। प्रारंभिक आक्रमण विनाशकारी था, जिसमें यूक्रेन और बेलारूस सहित विशाल क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया और लाखों सोवियत कैदियों की संख्या बहुत अधिक थी, जिनमें से अधिकांश भूख से या जानबूझकर दुर्व्यवहार के कारण मर जाते थे, जो नस्लीय विनाश का एक अथक युद्ध था। हालांकि की रणनीति ब्लिट्जक्रीग, यह रूसी शीतकाल से पहले लाल सेना को पूरी तरह ध्वस्त करने में असफल रहा। सोवियत जलाई धरती की रणनीति, उग्र प्रतिरोध, देश का विशाल आकार जिसने जर्मन आपूर्ति लाइनों को सीमा तक खींच दिया, और जमा देने वाली सर्दी का आगमन। जनरल फ्रॉस्ट ने लेनिनग्राद के द्वार पर जर्मन सेना को रोक दिया। घेराबंदी के तहत 900 दिन। मास्को और स्टेलिनग्राद के अंत में 1941। स्टालिन सोवियत संघ के विशाल मानव भंडार और औद्योगिक संसाधनों को जुटाने में सक्षम थे। उन्होंने संपूर्ण कारखानों को टुकड़े टुकड़े करके यूराल के पूर्व में जर्मन पहुंच से बाहर कर दिया, जबकि T-34 टैंकों का निरंतर प्रवाह बनाए रखा और तोपें, जबकि महत्वपूर्ण भौतिक समर्थन से लाभान्वित हुए लैंड लीज संयुक्त राज्य अमेरिका। जब वेहरमाच दक्षिण पूर्व एशिया में जापानी विस्तार, जिससे अमेरिकी फिलीपींस और संसाधन संपन्न यूरोपीय उपनिवेशों को खतरा था, और अमेरिकी तेल पर पूर्ण प्रतिबंध, एक महत्वपूर्ण दंडात्मक उपाय जिसने जापानी युद्ध अर्थव्यवस्था का गला घोंट दिया, को लेकर प्रशांत क्षेत्र में मास्को के समक्ष जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया, जो चरम सीमा पर पहुंच गया। वह 7 दिसंबर 1941 जापान ने हवाई के पर्ल हार्बर में अमेरिकी प्रशांत बेड़े के खिलाफ एक विनाशकारी आश्चर्यजनक हमला किया, यह सोचकर कि इससे संयुक्त राज्य अमेरिका काफी समय तक अपंग हो जाएगा, जिससे जापान एक विशाल साम्राज्य को मजबूत कर सकेगा। इस अधिनियम ने अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने के बजाय पहले से पृथक राष्ट्र को पर्ल हार्बर याद रखें के नारे के तहत एकजुट कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की 8 दिसंबर। कुछ दिनों बाद जर्मनी ने टोक्यो के साथ अपने गठबंधन का सम्मान करते हुए, जिसे कई इतिहासकार उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल मानते हैं क्योंकि वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं था, वॉशिंगटन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस घटना ने यूरोपीय संघर्ष को वास्तव में वैश्विक युद्ध में बदल दिया, जिससे दोनों ही क्षेत्रों में महाशक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित हो गई तथा महत्वपूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की विशाल औद्योगिक और आर्थिक ताकत, लोकतंत्र का शस्त्रागार को मित्र राष्ट्रों की सेवा में लगा दिया गया, जिसकी उत्पादन क्षमता की बराबरी धुरी राष्ट्र कभी नहीं कर सकते थे। वर्ष 1942 यह दोनों मुख्य मोर्चों पर रणनीतिक मोड़ था, जहां युद्ध का रुख स्थायी रूप से मित्र राष्ट्रों के पक्ष में पलट गया। धुरी राष्ट्रों का प्रारंभिक प्रभुत्व समाप्त हो गया था। जून में 1942 मिडवे की लड़ाई अमेरिकी नौसेना के लिए एक निर्णायक जीत थी। जापानी संचार को रोकने और डिकोड करने के माध्यम से खुफिया जानकारी के लिए धन्यवाद। अल्ट्रा, विशेष रूप से JN 25B कोड का टूटना। अमेरिकी नौसेना ने घात लगाकर हमला किया, जिससे 4 जापानी भारी विमानवाहक पोत, उनकी नौसैनिक हमलावर सेना का हृदय स्थल। इस क्षति ने, जो जापान की सीमित औद्योगिक क्षमता के कारण अपूरणीय थी, जापान की नौसैनिक आक्रामक क्षमता को स्थायी रूप से पंगु बना दिया और मित्र राष्ट्रों की द्वीप हॉपिंग की रणनीति की शुरुआत को चिह्नित किया। द्वीप के बीच थोड़ी यात्रा कर एक सागर पार करना।
जापानी क्षेत्र तक पहुंचने पर केंद्रित था। यूरोप में अगस्त में स्टेलिनग्राद की लड़ाई 1942 फरवरी तक 1943 यह सबसे क्रूर और महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसे पूर्व में जर्मन आकांक्षाओं के ताबूत में आखिरी कील माना जाता है। शहरी घर घर की लड़ाई ने अपना असर दिखाया। लाखों दोनों पक्षों के लोगों की जान चली गई, लेकिन अंततः ऑपरेशन यूरेनस, एक बड़े सोवियत जवाबी हमले ने जर्मन छठी सेना को पूरी तरह से घेर लिया। 51,000 से अधिक जर्मन सैनिकों का स्टेलिनग्राद में आत्मसमर्पण एक नैतिक और रणनीतिक आपदा थी, जिससे वेहरमाच वह कभी ठीक नहीं हो पाया। लाल सेना ने रणनीतिक पहल की और पश्चिम की ओर अपनी अथक, यद्यपि महंगी, प्रगति शुरू कर दी। इसके साथ ही उत्तरी अफ्रीका में ब्रिटिश फील्ड मार्शल बर्नार्ड मोंटगोमरी ने अक्टूबर में एल अलामीन की दूसरी लड़ाई में स्वेज नहर की ओर रोमेल के अंतिम अग्रिम को रोक दिया। 1942 मध्य पूर्वी तेल तक पहुंच सुनिश्चित करना। इसके तुरंत बाद अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाएं ऑपरेशन टॉर्च के तहत मोरक्को और अल्जीरिया में उतरी। उत्तरी अफ्रीका में धुरी राष्ट्रों की सेनाएं, जो एक पिंसर मूवमेंट में फंस गई थीं, मई में कुचल दी गईं। 1943 इटली पर मित्र राष्ट्रों के आक्रमण का रास्ता साफ करना यूरोप का वह नरम भाग जिसका चर्चिल ने समर्थन किया था। 1943 से शुरू धुरी राष्ट्र सभी मोर्चों पर पीछे हट रहा था। जनवरी में रूजवेल्ट और चर्चिल के बीच कैसाब्लांका सम्मेलन 1943 की नीति पर सहमति व्यक्त की बिना शर्त आत्मसमर्पण धुरी राष्ट्रों के बीच किसी भी अस्पष्टता से बचने का प्रयास किया गया, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मन षड्यंत्र सिद्धांतों जैसे पीठ में छुरा घोंपना को पुनर्जीवित कर सकता था। जुलाई में सिसिली, ऑपरेशन हस्की और दक्षिणी इटली पर मित्र देशों का आक्रमण 1943। इसके परिणाम स्वरूप फांसीवादी ग्रैंड काउंसिल और राजा विक्टर इमैनुएल दूसरे द्वारा बेनिटो मुसोलिनी को उखाड़ फेंका गया। इटली ने सितंबर में मित्र राष्ट्रों के साथ एक युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए, लेकिन तुरंत ही जर्मनी ऑपरेशन एक्सिस द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया, जिसने इतालवी सैनिकों को निरस्त्र कर दिया और उत्तर में इतालवी सामाजिक गणराज्य के कठपुतली नेता के रूप में मुसोलिनी को बचा लिया। इतालवी अभियान एक धीमा और क्रूर, पहाड़ी और कठिन युद्ध क्षेत्र बन गया, जिसने मोंटे कैसिनो जैसे विनाशकारी युद्धों के साथ जर्मन संसाधनों को खत्म कर दिया, जबकि पश्चिमी मित्र राष्ट्र धीरे धीरे इटली से आगे बढ़ रहे थे। सोवियत संघ ने पूर्वी मोर्चे पर अपने बड़े पैमाने पर आक्रमण जारी रखे। कुर्स्क की लड़ाई जुलाई में 1943 इतिहास का सबसे बड़ा टैंक युद्ध निर्णायक सोवियत विजय के साथ समाप्त हुआ और सोवियत संघ की अपना प्रभुत्व बनाए रखने की क्षमता समाप्त हो गई। वेहरमाच पूर्व में बड़े पैमाने पर रणनीतिक हमले शुरू करने के लिए। तब से लाल सेना बेहतर आपूर्ति के कारण लैंड लीज, अमेरिकी सेना और अपनी अटूट सैन्य क्षमता के साथ यह एक प्रमुख शक्ति बन गई, जिसने जर्मनों को पश्चिम की ओर ऐसी क्रूरता से धकेला जो नाजी कब्जे की क्रूरता को प्रतिबिंबित करती थी। पश्चिमी यूरोप में दूसरा मोर्चा खोलना मित्र देशों की कूटनीति का प्राथमिक उद्देश्य था, जिसकी मांग स्टालिन ने 1942 से ही लगातार की थी, अपने माथे पर दबाव को कम करने के लिए। अंततः 6 जून 1944 वह डी-डे जनरल ड्वाइट डी आइजनहावर के सर्वोच्च कमान के तहत पश्चिमी मित्र सेनाओं ने ऑपरेशन ओवरलॉर्ड शुरू किया, जो नॉर्मंडी के समुद्र तटों पर एक विशाल उभयचर और हवाई हमला था। भयंकर जर्मन सुरक्षा, अटलांटिक दीवार और ओमाहा समुद्र तट पर नरसंहार के बावजूद मित्र राष्ट्र समुद्र तट पर अपना दबदबा बनाने में कामयाब रहे। भीषण लड़ाई के बाद बोकेज नॉर्मन, घनी बाढ़ और फलाइस की महत्वपूर्ण लड़ाई, जहां 50,000 जर्मन सैनिकों को फंसाया गया, मित्र सेनाएं तेजी से आगे बढ़ीं। पेरिस अगस्त में आजाद हुआ। 1944 ओवरलॉर्ड की सफलता का मतलब था कि जर्मनी को अब युद्ध का सामना करना पड़ेगा 3 मोर्चों पर। रणनीतिक रूप से अस्थिर स्थिति। पश्चिमी मोर्चे पर आखिरी बड़ा जर्मन जवाबी हमला हताश करने वाला था आर्डेंस आक्रामक बल्ज की लड़ाई। दिसंबर में 1944 यह हिटलर द्वारा मित्र राष्ट्रों को विभाजित करने और शांति वार्ता करने का प्रयास था। यह आक्रमण दृढ़ प्रतिरोध के कारण विफल हो गया तथा सेना के शेष बचे सैनिक और ईंधन भी समाप्त हो गए। वेहरमाच
यूरोप में युद्ध की समाप्ति 1945 के वसंत में तीव्र हो गई। पश्चिमी मित्र राष्ट्रों ने राइन नदी पार की और पूर्व की ओर बढ़े, जबकि लाल सेना ने बर्लिन पर धावा बोल दिया। हिटलर ने अपने बंकर में आत्महत्या कर ली, फ्यूहरर बंकर। वह 30 अप्रैल 1945। उनके उत्तराधिकारी एडमिरल कार्ल डोनिट्ज ने सभी जर्मन सेनाओं के बिना शर्त आत्मसमर्पण को अधिकृत किया। 7 मई 1945 चिह्नित करना वी दिवस। प्रशांत क्षेत्र में युद्ध जारी रहा, जहां जापान ने लगातार हार, अपनी नौसैनिक क्षमता के विनाश और अपने शहरों पर विनाशकारी बमबारी, जैसे कि मार्च में टोक्यो पर की गई बमबारी के बावजूद आत्मसमर्पण करने से दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिया। 1945 जापानी सैन्य संस्कृति ने अंतिम व्यक्ति तक लड़ाई को बढ़ावा दिया। बुशिडो, इवो जिमा और ओकिनावा की क्रूर और महंगी लड़ाइयों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है 1945, जहां रणनीति बेनजाई और हमले कामिकेज, इनके कारण मित्र राष्ट्रों की बड़ी संख्या में मौतें हुईं। हताहतों की संख्या ने जापान के मुख्य द्वीपों ऑपरेशन डाउनफॉल पर सीधे आक्रमण के लिए एक भयावह मानवीय लागत का पूर्वाभास दिया, जिसका अनुमान था लाखों। नए अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने एक लंबे युद्ध की संभावना, सुदूर पूर्व पर आसन्न सोवियत आक्रमण तथा अमेरिकी लोगों की जान बचाने के लिए युद्ध को निर्णायक रूप से समाप्त करने की इच्छा तथा सोवियत संघ के पूर्ण हस्तक्षेप से पहले युद्ध को शीघ्र समाप्त करने की इच्छा का सामना करते हुए गुप्त मैनहट्टन परियोजना में एक नव विकसित हथियार के उपयोग को अधिकृत किया, परमाणु बम। वह 6 अगस्त 1945 बम वर्षक एनोला गे, उन्होंने हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया। कुछ दिनों बाद फैट मैन नागासाकी पर गिर पड़ा। दोनों हमलों के बीच सोवियत संघ ने जापान पर युद्ध की घोषणा कर दी और मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया, ऑपरेशन अगस्त स्टॉर्म। परमाणु विनाश, शक्ति का ऐसा प्रदर्शन जो किसी भी रक्षा पर भारी पड़ गया, और संघर्ष में सोवियत प्रवेश के संयोजन ने अंततः सम्राट हिरोहितो को आत्मसमर्पण प्रक्रिया में सीधे हस्तक्षेप करने के लिए राजी कर लिया, जो आधुनिक जापानी इतिहास में एक अभूतपूर्व कार्य था। जापान ने अपने आत्मसमर्पण की घोषणा की 15 अगस्त 1945 और औपचारिक हस्ताक्षर 2 सितंबर 1945 को टोक्यो खाड़ी में युद्धपोतों SS मिसौरी पर हुए, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में अकल्पनीय मानवीय क्षति हुई थी, जिसका अनुमान है 50 और 85 मिलियन मृतकों में से अधिकांश नागरिक हैं। सोवियत संघ को सबसे अधिक नुकसान हुआ, अनुमानित 27 मिलियन सैन्य और नागरिक। यह युद्ध सामूहिक अत्याचारों का एक अग्निकुंड था, लेकिन इसने बुराई को उसके सबसे व्यवस्थित और औद्योगिक रूप में भी उजागर किया। प्रलय, शोआह, नस्लीय विनाश की नाजी योजना, अंतिम समाधान, जिसे SS द्वारा डिजाइन और व्यवस्थित रूप से निष्पादित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 6 मिलियन यहूदियों के साथ साथ लाखों अन्य पीड़ितों को अवांछनीय माना जाता है। जिप्सी, समलैंगिक, विकलांग लोग और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी, ओशविट्ज बिरकेनौ, ट्रेबलिंका और सोबिबोर जैसे एकाग्रता और विनाश शिविरों में इस अत्याचार की भयावहता और एशिया में जापानी अपराधों के कारण अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों का गठन किया गया, जैसे न्यूरनबर्ग परीक्षण नाजी नेताओं के लिए और टोक्यो ट्रायल जापानी नेताओं के लिए, जिसमें युद्ध अपराधों, शांति के खिलाफ अपराधों और नव परिभाषित अवधारणा के लिए शीर्ष नाजी नेताओं की कोशिश की गई थी मानवता के विरुद्ध अपराध। इन मुकदमों ने आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून की नींव रखी तथा यह सिद्धांत स्थापित किया कि युद्ध के समय में भी किए गए अत्याचारों के लिए नेताओं को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। युद्ध ने विश्व व्यवस्था को स्थायी रूप से बदल दिया। पुरानी यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस की टीम की शक्ति और संपत्ति युद्ध और रण के कारण नष्ट हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप आगामी दशकों में अफ्रीका और एशिया में उपनिवेशवाद की अपरिवर्तनीय प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके अलावा 2 नई महाशक्तियां उभरीं, जो विचारधारा और सैन्य क्षमता, पहली बार परमाणु हथियारों के कब्जे सहित
में एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थीं। संयुक्त राज्य अमेरिका, पूंजीवाद, उदार लोकतंत्र और सोवियत संघ, साम्यवाद, अधिनायकवाद। इस द्विध्रुवीयता ने रास्ता दिया शीत युद्ध, वैचारिक, भू राजनीतिक और सैन्य खरीद तनाव का एक संघर्ष जो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हावी रहेगा। यूरोप को लोहे के पर्दे द्वारा विभाजित किया गया था, जो चर्चिल द्वारा गढ़ा गया एक रूपक था। संघर्ष का केंद्र जर्मनी, संघीय गणराज्य जर्मनी, पश्चिम पूंजीवादी नाटो सहयोगी और जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य, पूर्व साम्यवादी वार्सा संधि सहयोगी में विभाजित था। शीत युद्ध की विशेषता परमाणु हथियारों की होड़, विरोधी सैन्य गठबंधनों, नाटो और वार्सा संधि का निर्माण तथा कोरिया और वियतनाम जैसे स्थानों पर छद्म युद्ध थे, जिससे विश्व सशस्त्र शांति की स्थिति में बना रहा। भविष्य में होने वाली आपदाओं को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयास में संयुक्त राष्ट्र संगठन में 1945 असफल राष्ट्र संघ का स्थान लेना, इसे वैश्विक कूटनीति, सामूहिक सुरक्षा और मानव अधिकारों के संवर्धन, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की स्थापना के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसी समय ब्रेटन वुड्स में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी आर्थिक संस्थाओं की स्थापना की गई। 1944 इन्हें वैश्विक अर्थव्यवस्था को विनियमित और स्थिर करने, महामंदी की संरक्षणवादी प्रथाओं को रोकने और तबाह राष्ट्रों के पुनर्निर्माण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध संक्षेप में मानवता के अस्तित्व और अधिनायकवाद की बर्बरता के विरुद्ध स्वतंत्रता और सम्मान के मूल्यों के लिए एक महाकाव्य लड़ाई थी। फांसीवादी और नाजी तानाशाहों की पराजय एक महान विजय थी, लेकिन इसने विश्व को गहरे आघात से ग्रस्त कर दिया तथा उसे परमाणु विनाश की स्थायी छाया के साथ जीना सीखने के लिए मजबूर कर दिया। युद्ध की विरासत अतिवाद, बेलगाम राष्ट्रवाद, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सतर्कता की विफलता के खतरों के बारे में एक चिरस्थायी चेतावनी है, जो हमें याद दिलाती है कि शांति एक नाजुक संरचना है जो इतिहास को दोहराने से रोकने के लिए निरंतर प्रयास, लोकतांत्रिक सतर्कता और ऐतिहासिक स्मृति के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की मांग करती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगली बार मिलते हैं।